आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में। आपके सिलेबस में दो सर्चिंग टेक्निक्स गिवन हैं, एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च टेक्निक्स को। ठीक है, तो सर्चिंग का मतलब है कि आपके पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर है, उस डेटा स्ट्रक्चर में या फिर आपके पास कोई इनपुट है, उस इनपुट को आप देते हो किसी एल्गोरिथम को। तो वो एल्गोरिथम क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर जो आप या इनपुट एल्गोरिथम को देते हो, उस इनपुट के अंदर सर्च करता है किसी पर्टिकुलर आइटम्स को। ठीक है, तो ये है सर्चिंग। तो यहाँ पर बात हो रही है लीनियर सर्च की। तो लीनियर का मतलब है जैसे एक लाइन में कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, तो आपको किसी स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है उस लाइन के अंदर। तो लीनियर का मतलब है कि आप हर एक स्टूडेंट के पास जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जिस स्टूडेंट को आप सर्च कर रहे हो वो स्टूडेंट एक्चुअली वही उस लाइन में है या नहीं। ठीक है, तो यह लीनियर सर्च कि आप हर एक स्टूडेंट के पास बारी बारी से जाएंगे लाइन के अंदर कि जिस स्टूडेंट को आप सर्च कर रहे हो वो स्टूडेंट उस लाइन के अंदर है या नहीं। तो यह है लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च में हम मानते हैं हमारे पास है एक एरे। ठीक है, ये एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को जैसे ये क्या है, एक लीनियर है, ये भी इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट एक के बाद एक है। ठीक है, तो अगर आप सर्च करना चाहते हो कि आपको फाइंड आउट करना है टू इस एरे के अंदर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट से आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पे जाओगे, नहीं मिलेगा टू, फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन पे जाकर आपको ये नंबर टू जो आप सर्च कर रहे थे वो आपको मिला है। मीन्स आपने क्या किया, हर एक एलिमेंट को सर्च किया, ठीक है, फिर जाकर आपको ये टू मिला है। तो ये क्या कहलाती है, लीनियर सर्च। आगे बात समझ में, ये आपको क्या कहलाती है, लीनियर सर्च। तो ये जो आपके पास यहाँ पर लीनियर सर्च है, इस लीनियर सर्च को जैसे आपके सिलेबस में भी लिखा है, आपने करना है एनालिसिस। जब हम किसी भी सर्च की या कुछ भी एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम में, यहाँ मेनली बात होती है एल्गोरिथम की। ठीक है, कि आपको जो एनालिसिस करनी है वो करनी है एल्गोरिथम्स की। और यहाँ पर जो एल्गोरिथम आपके पास इम्प्लीमेंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, लीनियर सर्च के लिए। ठीक है, तो एनालिसिस में आप जो दो चीज़ों पर फोकस किया जाता है, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है बात। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि आपने एक एल्गोरिथम को इनपुट प्रोवाइड की, ठीक है, उस एल्गोरिथम के अंदर इनपुट दी गई है और किसी पर्टिकुलर आइटम को सर्च किया गया है। तो एल्गोरिथम कितने टाइम में उस आइटम को सर्च करके देगा। ठीक है, सर्च, यहाँ लीनियर सर्च की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, लीनियर सर्च की। तो सर्च करने में एल्गोरिथम जितना टाइम लेगा, ठीक है, आइटम को सर्च करने में एल्गोरिथम जितना टाइम लेगा वो कहलाएगा उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है बात। अब यहाँ पर बात आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब इस एल्गोरिथम ने रन करना है और रन कहाँ करना है, मेमोरी में। कहाँ रन करना है इसने, मेमोरी में। मेमोरी मतलब रैम के अंदर ये रन होगा। ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम रन करते हो, सी प्लस पाइथन, वो एक्चुअली कहाँ रन होता है, मेमोरी मीन्स रैम के अंदर। अब एल्गोरिथम जब रन हो रहा है, उसने सर्चिंग करनी है। सर्चिंग करने के दौरान मेमोरी में वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो कहलाएगी उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आगे बात समझ में। तो यहाँ लीनियर सर्च में भी हमें इन दो चीज़ों को देखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है,
तो मॉडर्न डे में मेनली फोकस किया जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना इशू नहीं है, मेनली फोकस किया जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, ठीक है। तो जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सर्च करते हैं ना, तो आपके पास 3 केस बनते हैं, ठीक है, 3 केस बनते हैं। पहला केस होता है बेस्ट केस, दूसरा एवरेज केस और तीसरा वर्स्ट केस, कि आपके एल्गोरिथम ने कितने मिनिमम से मिनिमम टाइम लगाया है उस आइटम को सर्च करने में। क्या कहा कि कितना मिनिमम से मिनिमम टाइम आपके एल्गोरिथम ने लगाया है आइटम को सर्च करने में, वो कहलाता है बेस्ट केस, ठीक है। उसके बाद कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सकता है आपका एल्गोरिथम आइटम को सर्च करने में, क्या कहा है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो ले सकता है आइटम को सर्च करने में, वो कहलाता है वर्स्ट केस, ठीक है। और कई बार क्या होता है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों सेम आ जाते हैं, उस केस में स्टडी किया जाता है एवरेज केस को, ठीक है। बेस्ट केस कितने कम से कम टाइम में वो सर्च करेगा, वर्स्ट केस कितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो लगाएगा सर्च करने में, और जब किसी केस में बेस्ट और वर्स्ट केस सेम आ जाए तब हम सर्च करते हैं एवरेज केस। तो इनके कुछ नाम हैं, ठीक है। तो बेस्ट केस को कहते हैं बिग ओमेगा, ठीक है। वर्स्ट केस को कहते हैं बिग ओ, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ओ, ओमेगा और थीटा। जो आपके पास बेस्ट केस ओमेगा, वर्स्ट केस बिग ओ और एवरेज केस थीटा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसी चीज को आपके पास एनालाइज किया जाता है। तो आपके पास ये लीनियर सर्च है, ठीक है। तो लीनियर सर्च में हम इन्हीं 3 केस को देखेंगे। तो बेस्ट केस में क्या हो सकता है, बेस्ट केस हो सकता है कि आपको 3 सर्च करना है, ठीक है। तो 3 सर्च कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको टाइम कितना लगा, 1 टाइम, मतलब कि पहली बार में ही आपको वो एलिमेंट मिल गया। तो ये टाइम 1 का मतलब क्या है कि ये पहली बार में ही आपको मिल गया एलिमेंट 3। तो इसका बेस्ट केस मतलब ओमेगा कितना हो गया, 1। आगे बात समझ में। तो इसका बेस्ट केस मीन्स ओमेगा क्या हो गया, 1। तो इसको इस तरह से लिखते हैं ओमेगा 1। जब आपके पास कोई एलिमेंट बिल्कुल कांस्टेंट टाइम में मिल जाए तो उसको लिखते हैं इस तरह से ओमेगा m। बेस्ट केस आ गया ना कि आपने 3 सर्च किया, क्योंकि तीसरा जो थर्ड नंबर ये 3 है ना, वो पहला ही एलिमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे कम टाइम सर्च करने में किसको लगेगा, 3 को ही लगेगा ना, क्योंकि सब यहाँ से ही स्टार्ट करना है। और अगर 3 ही सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले मिल जाएगा, पहली बार में ही मिल गया। तो यही क्या बनेगा इसका बेस्ट केस, ठीक है बात। और अगर हम बात करें वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस में अगर मान लो आप सर्च कर रहे हो 9, तो क्या होगा, आपको ये यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ और ये लास्ट में जाके आपको मिलेगा 9, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका वर्स्ट केस। यहाँ तो आपके पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, लेकिन हमें नहीं पता होता जनरली हमारी इनपुट क्या है। तो हम इनपुट को लिख देते हैं n, ठीक है। हमें नहीं पता हमारी इनपुट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उस केस में उसको लिख दिया जाता है n। तो यहाँ पर अगर n आपके एलिमेंट हैं इनपुट में, तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, n। आगे ना बात समझ में। अगर जनरलाइज करते हैं हमें नहीं पता हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो हम उसको लिख देते हैं n, ठीक है। और हमें लास्ट एलिमेंट को ही सर्च करना है, तो कितना बार सर्च करना पड़ेगा, n बार सर्च करना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा, n। तो वर्स्ट केस हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, बिग O n। वर्स्ट बेस्ट केस कितना बता, ओमेगा 1, ओ ये बन गया वर्स्ट केस आपके पास, ठीक है। ये बन गया बेस्ट केस। आगे ना बात समझ में कि जब पहला ही एलिमेंट सर्च करना था तो एक बार में मिल गया ओमेगा 1 बेस्ट केस,
जब आपके पास लास्ट n एलिमेंट को सर्च करना था तो ऑर्डर ऑफ, क्योंकि n बार सर्च करना पड़ेगा तो ऑर्डर ऑफ n, ये बन गया वर्स्ट केस। किसकी बात कर रहे हैं हमें? लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च में बेस्ट केस ओमेगा 1, ठीक है, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n। और अगर बेस्ट के एवरेज केस की बात करें, एवरेज का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो, तो एवरेज केस आपके पास बनता है जितनी आपके पास इनपुट है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मान लो, वो आपके पास एवरेज केस बन जाता है। तो आपके पास ये एवरेज केस भी क्या बनता है? थीटा n/2। तो अगर उसको o की टर्म में लिखना हो तो ये 2 को छोड़ देते हैं, ये n ही लिखते हैं, ठीक है बात। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एवरेज केस और वर्स्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस लीनियर सर्च में क्या बनेगा, तो आप लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या था, एवरेज केस क्या था? थीटा n/2, ठीक है। लेकिन जनरली आपके पास एग्जाम में o लिखा आता है, क्या लिखा आता है? o, ठीक है। तो बेस्ट केस o की टर्म में लिखा आएगा ना, तो इस तरह से लिखा आएगा ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या बनेगा? ये आपके पास बेस्ट केस, और ऑर्डर ऑफ 1 बेस्ट केस, और ये ऑर्डर ऑफ n आपके पास एवरेज केस और वर्स्ट केस, ये दोनों आपके पास क्या है? ऑर्डर ऑफ n। आगे बात समझ में कि लीनियर सर्च के केस में बेस्ट आपके पास ऑर्डर ऑफ 1 और एवरेज और रोस्ट केस क्या है? ऑर्डर ऑफ n। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये है आपके पास वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज केस। अगर मान लो इस तरह से आ जाए कि आपके पास एक फॉर लूप गिवन है, ठीक है, फॉर लूप, उसके अंदर एक एरे है, एरे में आपके पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एरे में आपके पास कितने हैं? n एलिमेंट, ठीक है बात। तो ये जो फॉर लूप है ये कह रहा है फॉर i, ठीक है, और एरे के अंदर मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n एलिमेंट है आपके पास इस एरे के अंदर, ठीक है बात। तो ये कहा फॉर i इन एरे, तो जो i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? n तक। तो ये फॉर लूप कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? n तक, और हर एक वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। पहले एरे के अंदर i की वैल्यू 1 हुई, 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, 3 4 5 6 अप टू n। तो यहाँ पर इस फॉर लूप को कितनी बार चलना पड़ेगा? n टाइम्स चलना पड़ेगा। कितने टाइम्स चलना पड़ेगा? n टाइम्स। तो इस फॉर लूप का जो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो कितनी बनेगी? ऑर्डर ऑफ n। अब ऑर्डर ऑफ n ही क्यों लिखते हैं हम? ऑर्डर ऑफ n यहाँ पर ना तो आपको जो एग्जाम के अंदर ओमेगा और थीटा मुश्किल ही मिलेगा, आपको ऑर्डर ऑफ n ओ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप बेस्ट केस के बारे में जाते हो, ना एवरेज केस के पास। जनरली जब एल्गोरिथम को डिजाइन किया जाता है तो उसमें सिर्फ यही चेक किया जाता है उसका वर्स्ट केस क्या है। बेस्ट केस तो ऑब्वियस है, वो कुछ ना कुछ देगा ही, लेकिन वर्स्ट वो मतलब मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है एक एल्गोरिथम, ये जनरली देखा जाता है। इसीलिए आपको ऑर्डर ऑफ n, मतलब कि हमने सिर्फ यहाँ पर वर्स्ट केस लिखा है कि मैक्सिमम ये कितनी बार चलेगा लूप, मैक्सिमम जितने उसमें एलिमेंट हैं उतनी बार ही चलेगा। n एलिमेंट है तो ये एल्गोरिथम ये लूप n बार चलेगा, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n, ठीक है बात। यहाँ पर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात कर ली थी, लेकिन हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं किया। तो स्पेस का मतलब है, अब स्पेस के अंदर, स्पेस का मतलब होता है ये इनपुट है आपकी, ठीक है, इनपुट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ स्पेस चाहिए, तो जितनी साइज की इनपुट है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा ना सर्च करने में, इनपुट के स्पेस को छोड़कर जितना एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा वो कहलाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है बात। इनपुट के साइज को छोड़कर जितना एक्स्ट्रा स्पेस लगा वो कहलाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इस फॉर लूप की बात करूं,
ये जो एरे है ये तो आपकी क्या है, इनपुट, ठीक है। इसका साइज तो n होगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे स्पेस, क्योंकि इतना साइज तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि n आपके पास इनपुट में एलिमेंट है तो इतना तो स्पेस चाहिएगा ही चाहिएगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा वो कहलाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, ये आई वेरिएबल चाहिए आपको, ठीक है ना, ये आई वेरिएबल चाहिए। तो इस एरे इनपुट के अलावा ये एक्स्ट्रा आई वेरिएबल का स्पेस आपको लगा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस यहां पर क्या हुआ, एक वेरिएबल का एक्स्ट्रा स्पेस कितना हो गया, एक वेरिएबल का। तो यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इस फॉर लूप की, 1। आगे ना बात समझ में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरह से डिनोट नहीं करते, इसको सिंपल ही लिखे जाएंगे। तो इस फॉर लूप के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन गई, 1। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये n बार तो मैक्सिमम चलेगा ही चलेगा। आगे बात समझ में। तो ये आपके पास था लीनियर सर्च, ये भी लीनियर सर्च था। उसके अलावा एक और है, ये आपके पास है एक फॉर लूप, उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। मीन्स ये क्या है, नेस्टेड फॉर लूप है। क्या है, नेस्टेड लूप, मतलब कि एक लूप है आपके पास, उसके अंदर एक और लूप है। तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 अप टू n, ये आपके पास एक लूप है। फिर क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू क्या है, 1। अब यहां पर दोबारा एरे लिखा है, तो इसके लिए भी ये फॉर लूप कहां तक चलेगा, 1 2 3 अप टू n। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो j कितनी बार चलेगा, 1 2 3 अप टू n। मतलब जब i की वैल्यू 1 थी, j कितनी बार चला, n बार, ठीक है बात। उसके बाद i की वैल्यू अब क्या होएगी, i की वैल्यू जब 2 होगी तो ये लूप दोबारा, j ये इनर लूप है ना अंदर, तो यहां पर क्या होता है, i की वैल्यू 1 है तो ये लूप, फॉर लूप तो खत्म नहीं हुआ, फिर आ गया अंदर। तो अंदर का लूप जब खत्म हो जाएगा तब वो बाहर के लूप पे दोबारा जाएगा। तो जब ये पूरा n तक चल जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी, j फिर कितनी बार चलेगा, n बार चलेगा। आगे ना बात में, तो n बार चलेगा। फिर जब j i की वैल्यू 3 होगी, j फिर चलेगा n बार। तो इस तरह से ये क्या है आपके पास, n प्लस n प्लस n प्लस n, कितनी बार, n बार, कितनी बार चलेगा ये। अब ये क्या हो रहा है कि जब i की वैल्यू 1 थी n बार चला, जब i की वैल्यू 2 थी फिर n बार चला, i की वैल्यू 3 थी फिर n बार चला। मीन्स अब ये कितनी बार चलेगा, n बार। i की वैल्यू n बार के लिए j की वैल्यू हर बार n चल रही है, तो n प्लस n अप टू n, मतलब कि ये तो आपके पास क्या है, j जितनी बार चला, ठीक है। और ये 1 से लेकर n तक, ये i के लिए। थोड़ा इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। यहां पर क्या हो रहा था कि i की वैल्यू 1 थी, ठीक है ना, तो ये j आपके पास कितनी बार चला, n बार। जब i की वैल्यू 2 हुई, j फिर कितनी बार चला, n बार। इसकी वैल्यू 3 हुई, ये कितनी बार चला, n बार। अप टू i जब n जाएगा तब भी ये कितनी बार चलेगा, n बार, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझो i की वैल्यू 1 के लिए n बार चलेगा j, i की वैल्यू 2 फिर ये n बार चलेगा j, i की वैल्यू 3 फिर ये n बार चलेगा। मतलब i की वैल्यू n बार जाएगी, जितनी बार भी i चल रहा है j उतनी बार n बार ही चल रहा है, n टाइम चल रहा है। मतलब i की हर एक वैल्यू के लिए j n टाइम चल रहा है। तो पहली बार i था j n प्लस, दूसरी बार फिर n प्लस, तीसरी बार फिर n, इस तरह i कहां तक जा रहा है, n तक। तो ये कितनी बार प्लस हो जाएगा, n। तो ये n जो n की प्लस हुई है कितनी बार हुई है, n बार। तो n यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितनी बार है, n बार।
तो n ये है और ये 1 कितनी बार प्लस हो रहा है, n बार, तो ये भी कितना हो गया n, तो n इंटू n, ये कितना आ गया n स्क्वेयर। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। तो आपको याद रखना है जब एक लीनियर एरे है वो उसकी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी n है, तो जब ये नेस्टेड लूप आ जाएगा ना और लीनियर है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। इसी तरह से वाइल लूप में भी है, वाइल लूप अगर आपके पास 1 से लेके n तक चलेगा ना, सिंपल वो भी ऑर्डर ऑफ n आएगा, अगर उसमें भी नेस्टेड है तो वो भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर तक जाएगा। ठीक है, तो जब एरे लीनियर है ना, जब वो एक बार फॉर लूप है तो ऑर्डर ऑफ n, जब वो नेस्टेड है ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। ठीक है बात, तो ये आपके पास था लीनियर सर्च। ठीक है, इसका एनालिसिस हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात कर ली हमने, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक वेरिएबल i, दूसरा वेरिएबल j, तो कितना लगा 2, तो इसको भी ऑर्डर ऑफ 1 ही लिखेंगे हम, मतलब इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें भी कितनी आई है, ऑर्डर ऑफ 1। लीनियर में भी ऑर्डर ऑफ 1 थी, इसमें भी ऑर्डर ऑफ 1 ही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये आपके पास था लीनियर सर्च की एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।